कैसे भी सब लोग, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, मेरे भाई मेहनत करेंगे। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, कहां तक हमने पढ़ लिया था? हम बात कर रहे थे नागरिकता की समाप्ति के बारे में, और समाप्ति में जो बिंदु हमने देखा था बच्चे लास्ट समय पर, है ना, उस पर हमने किसके बारे में बातचीत की थी? शायद मैं अगर बात करूं तो डेप्रीवेशन या वंचन के बारे में आपसे बात कर ली थी ना, सरकार द्वारा वंचन में बात कर रहा था। किसके बारे में? वहीं से लिखना स्टार्ट करना बच्चे। डेप्रीवेशन के बारे में लास्ट टाइम पे मैंने बात की थी ना, लास्ट टाइम पे मैंने बात की थी किसके बारे में? डेप्रीवेशन को लेकर आपसे यहां पर बात की थी ना। डेप्रीवेशन को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा था, या मैं बोल रहा था किसके बारे में कि सरकार द्वारा वंचन, है ना, सरकार द्वारा वंचन को लेकर मैं आपसे यहां पर बात कर रहा था। ठीक है, अगर आपको लास्ट क्लास में ये बिंदु बताना बाकी बचा था समाप्ति को लेकर, तो इसमें मुझे आपको क्या बताना मेरे भाई? इसमें मुझे आपको क्या बताना? सभी बच्चे यहां पर फोकस करेंगे कि देखो, मैंने आपको बताया कि भैया नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीके से भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि 3 तरीके से भारत की नागरिकता जो है वो आपकी समाप्त हो सकती है। उन 3 तरीकों में ये जो तीसरा तरीका है जिसे वंचन कह देते हैं, तो ये कैसे समाप्त की जाती है? तो यहां पर याद रखना, तो ये इसमें सबसे पहला आधार है कि गलत डॉक्यूमेंट, है ना, गलत डॉक्यूमेंट्स या फर्जी डॉक्यूमेंट्स का, है ना, का इस्तेमाल करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके प्राप्त नागरिकता, है ना, प्राप्त नागरिकता की यहां से हम बात कर रहे हैं। प्राप्त नागरिकता को लेकर आपसे यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है भैया, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अगर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, अगर भारत की सिटीजनशिप या नागरिकता प्राप्त की जाती है, इसका मतलब आप लोग यहां पर समझ जाइए मेरे भाई, इसका मतलब आप लोग यहां पर समझ जाइए मेरे भाई, इसका मतलब आप लोग यहां पर समझ जाइए कि अगर मान लेते हैं बच्चे, आप में से कोई बच्चा है जो युगांडा का नागरिक है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अगर वो घाना का नागरिक है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसने डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैं इतने सालों से भारत में रहता हूं, है ना, समझ भैया, मैं भारत में रहता हूं। अब ऐसी स्थिति में उसने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, है ना, उसने क्या कर दिया? गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। तो गलत डॉक्यूमेंट्स अगर इस्तेमाल कर दिए उसने, तो भी उसकी नागरिकता यहां पर क्या कर सकते हैं? समाप्त की जा सकती है बच्चे। और कोई तरीका? दूसरा तरीका क्या है? भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर, भारत विरोधी, है ना, कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर, कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर, मतलब सीधा सा इसका मतलब है कि अगर आप मान लेते बच्चे, अगर आप मान लेते पाकिस्तानी नागरिक हैं और आपने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, आपने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अब ऐसे में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद आप भारत के खिलाफ ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं, भारत के खिलाफ ही बम फोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कोई अन्य कोई गतिविधि करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए जो है मतलब भारत विरोधी है, भारत के खिलाफ कोई गतिविधि प्लान कर रहे हैं, तो भी आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त की जा सकती है ना। समझे मेरे भाई इतनी बात? तीसरी कंडीशन क्या है? 7 वर्ष तक याद रखेंगे, या इसे कहते हैं 7 वर्ष लगातार, 7 वर्ष लगातार, है ना, भारत से बाहर रहने पर, भारत से बाहर रहने पर, मतलब अगर 7 साल तक लगातार आप भारत से बाहर रहते हैं, तो भी आपकी भारतीय नागरिकता यहां पर खत्म की जा सकती है, खत्म, टाटा बाय बाय की जा सकती है। लेकिन यहां पर एक सबसे जरूरी चीज जो आपको यहां पर ध्यान देनी है, ये जो नागरिकता समाप्त करने की बात की जा रही है, ये किसकी नागरिकता समाप्त कर रहे हैं? ये इस तरीके से आप लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। आप भले ही संसद भवन के ऊपर बम छोड़ दें, है ना, भले ही भारत सरकार का तख्ता पलट करने का प्लान कर लें, भले ही आप 10 साल तक भारत से बाहर रहें, है ना, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। समझ भैया, क्या होगा? आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो किसकी नागरिकता समाप्त हो रही है? ये जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की है बाद में। अगर कोई बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है, उसकी तो गारंटी है, आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है ना, कि उसकी नागरिकता बनी रहेगी। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब दोस्त, इस बात को अच्छे से समझ जाइए। आप चाहे तो यहां पर नोट करके इस बात को मेंशन कर लो, स्पेशली नोट करके लिख लो भैया, कि जन्म से प्राप्त भारतीय नागरिकता को समाप्त किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे, इसमें आप लिख लो कि जन्म से प्राप्त, आप इसमें लिख लो जन्म से प्राप्त भारतीय नागरिकता को, जन्म से प्राप्त भारतीय नागरिकता को, जन्म से प्राप्त भारतीय नागरिकता को, भारतीय नागरिकता को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी बात यहां पर ये याद रखना कि अगर आप बाई बर्थ इंडियन सिटीजन है, तो आप बाई बर्थ इंडियन सिटीजन है तो रहेंगे। समझ भैया, है ना, समझ गए इतनी बात? मतलब आपको सजा हो जाएगी, आप भारत संसद भवन पे बम फोड़ेंगे, आपको सजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी भैया, तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, तीनों तरीके बता दिए किस किस तरीके से आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, प्राप्ति भी देख ली। लेकिन इसमें एक बात अभी समझनी बची है, CAA 2019, जिसे लेकर इतना ज्यादा विवाद हुआ था, जिसे लेकर मेरे बच्चे इतना ज्यादा विवाद हुआ था। ठीक है भैया, जिसे लेकर मेरे बच्चे ठीक ठाक विवाद हुआ था, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, अगर आपने इतना लिख लिया तो अब आप बात करेंगे बच्चे किसके बारे में? CAA 2019 क्या है ना भैया? अब बात करेंगे मेरे भाई किसके बारे में? CAA 2019, या इसे आप क्या समझते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019, आप इसे कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात आपसे यहां पर हम करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात से यहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर बात करेंगे, है ना, समझे भैया? ये क्या है? ये दरअसल जो आपकी 1955 का जो अधिनियम है,
है ना मेरे भाई। 1955 का जो अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन किया गया, या यूं कह समझे, यहां पर इसे और बेहतर समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि भारत शासन अधिनियम 2019, सॉरी माफी चाहता हूं, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के आधार पर प्राप्त नागरिकता में संशोधन, प्राप्त नागरिकता में संशोधन। अगर आपने बच्चे जो अगर आपको याद हो, जो देशीयकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता आप प्राप्त कर रहे थे, है ना, तो किस तरीके से प्राप्त कर रहे थे बच्चे, है ना, किस तरीके से प्राप्त कर रहे थे? तो आपको पता है कि भैया अगर 11 साल प्लस 1 साल आप रहते हैं, 12 साल आप भारत में रहते हैं, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाती थी, और एक भाषा आपको आनी चाहिए, याद है ना, समझे बच्चे? तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि ये इसमें क्या संशोधन किया गया, क्या प्रावधान इसमें किया गया। तो इसमें बच्चे अगर मैं बात करूं, इसमें बात की गई तीन देशों की बात की गई। कौन कौन सा आप याद रखिए, इसमें कहा गया कि बांग्लादेश, इसमें कहा गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, और तीसरा आपका बच्चे कौन सा, अफगानिस्तान, तीसरा आपका कौन सा, अफगानिस्तान। ठीक है, इन तीन देशों के रहने वाले कौन कौन, इन तीन देशों के रहने वाले मेरे भाई याद रखेंगे, जितने भी आपके है ना हिंदू हैं, जितने भी आपके बच्चे कौन है, जैन हैं, जितने भी मेरे भाई आपके क्या है भैया यहां पर, है ना, बौद्ध है, जैन बौद्ध है ना, ईसाई है भैया, कौन है भैया, ईसाई है, आपके मेरे भाई सिख हैं, आपके सिख हैं, और बच्चे आपके कौन से भैया, पारसी है ना, यही तो बोलेंगे, हाँ जी भैया। तो ये जो 6 कम्युनिटी है, इन तीन देशों की रहने वाली ये जो 6 कम्युनिटी है, तीन देशों की रहने वाली ये जो 6 कम्युनिटी है, तीन देशों की रहने वाली जो ये 6 कम्युनिटी है, इनके बारे में कहा गया बच्चे, इनके बारे में कहा गया कि इन्हें, इन सबको भारतीय नागरिकता की प्राप्ति में छूट प्रदान की गई। इन सब के लिए क्या किया गया, इन सब के लिए किया गया कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति में, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति में, नागरिकता की प्राप्ति में, है ना, नागरिकता की प्राप्ति में छूट प्रदान की गई, है ना, छूट प्रदान की गई। अब यहां पर बच्चे क्या, छूट प्रदान की गई। अब आपको यहां पर समझना है कि इन सबको नागरिकता कैसे मिलेगी, इन सबको मेरे भाई नागरिकता कैसे मिलेगी, इसी में आपको यहां पर छूट दी गई। अब मुद्दा है ये छूट क्या होगी, ये क्या छूट आपकी प्रदान की गई, है ना, यहां पर क्या प्रदान की बच्चे, यहां पर छूट प्रदान की गई। अब आपको समझना है कि ये जो छूट है, ये कितनी छूट प्रदान की गई, क्या छूट प्रदान की गई, उस पर बात करनी, ठीक है, समझे भैया, है ना, समझे मेरे भाई इतनी बात, हाँ जी भैया, है ना, इतनी बात समझ में। अब यहां पर बच्चे याद रखेंगे, तो यहां पर पहले लिख लो अच्छे से, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुना, पहले लिख लो अच्छे से, है ना, समझे भैया। अब आप यहां पर याद रखेंगे, अब आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है दोस्त, क्या छूट प्रदान की गई कि 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निवास करने का प्रावधान, है ना, 11/14 वर्ष के स्थान पर, है ना, 5 वर्ष निवास का प्रावधान। इस बात को समझिए। अब मैं आपको समझाता हूं इसे अच्छे से, ये बात आपको समझ में आएगी कब, है ना, समझ भैया, ये बात आपको यहां पर क्या कब समझ में आएगी। दरअसल क्या है, पहले इस बात को समझिए कि यहां पर अब इस कानून को लेकर कई सारी अफवाहें फैली। पहली अफवाह कि भैया मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, मुसलमानों को भारत से भगाया जा रहा है, मोदी सरकार चाहती है मुसलमान भारतीय नागरिक ना रहे। तो लोग मान भी रहे थे, है ना, लोग मान भी रहे थे कि अच्छा ऐसा, यहां सही बात है ना, ये सरकार ऐसा कर सकती है, और मुस्लिमों के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि सब ऐसा है, और लोग मान रहे हैं। इसमें एक बड़ा कारण है, क्या, इसका एक बड़ा कारण है बच्चे, क्या भाई, शिक्षा का अभाव, या हमारा खुद से उस कानून को ना जानने की, है ना, खुद से उस कानून को ना जानने की, मतलब एक तरीके से अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो पूरा कानून है नागरिकता अधिनियम 1955, ये नागरिकता प्रदान करने का कानून है, नागरिकता समाप्त करने का नहीं। इसमें किसी की भी नागरिकता समाप्त करने की कोई बात की ही नहीं गई है। मुस्लिमों के लिए किसी की भी नागरिकता समाप्त करने की बात नहीं की गई, समझे। यह नागरिकता को देने का कानून है, नागरिकता समाप्त करने का नहीं। पहली बात क्लियर, चलिए। तो इस कानून में है क्या, इस कानून में सिर्फ इतनी सी बात कहेगी कि ये 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नल्ला और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में रहने वाली जो 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, इन 6 कम्युनिटी को सरकार ने कहा इन्हें नागरिकता देने में हमको छूट देंगे। समझे मेरी बात। तो भाई छूट दे रहे हैं, तुम्हें मना नहीं कर रहे। समझ मेरी बात यानी कि किसी को नागरिकता देने में छूट दी जा रही है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी को नागरिकता देने में मतलब गड़बड़ की जाती है। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए। जब आप कहीं पर किसी जगह पर जाते हैं, किसी दार्शनिक स्थल पर जाते हैं, तो वीआईपी पास एक नॉर्मल पास होता है, एक होता है वीआईपी पास। आपको पहले एंट्री मिल जाएगी,
बाकी से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं, वीआईपी पास का मतलब यह नहीं कि बाकी को एंट्री नहीं मिलेगी, बाकी को भी मिलती है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पहले मिल जाएगी। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर है ना, समझ भैया, यहां पर मेरे बच्चे कहने का मतलब है, तो यहां पर केवल इन 6 को छूट दी गई है, मुस्लिमों को छूट नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई छूट? अब आपके सामने सवाल ये बन सकता है ना, आपके सामने सवाल बन सकता है, सर मुस्लिमों को छूट क्यों दी जा रही है, ठीक है। या सबसे पहले 3 देशों की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का मानना है, सरकार, अब जो भी बात मैं कहूंगा वो मेरा विचार नहीं, वो सरकार का विचार है ना। तो भैया ध्यान से सुनना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भारत के पड़ोसी देश है, कभी ना कभी भारत का हिस्सा भी रहे। तो अब यहां पर ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्री है, सरकार का कहना है कि सब मुस्लिम देश है, और यहां पर गैर मुस्लिमों का शोषण होता है, ये सब गैर मुस्लिम है। तो जब मुस्लिम देश है, इसमें मुसलमान तो सुखी है ही, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है उनके साथ शोषण होता है, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ता है, उनके साथ सरकार अत्याचार करती है, उन्हें सरकार अधिकार नहीं देती है। समझे भैया? तो ऐसे में मेरे बच्चे, इन्हें भारत सरकार ने कहा कि चिंता मत करो, हम आपको नागरिकता देंगे। ऐसे नहीं कि आओ कोई भी नागरिकता ले लो, नहीं, कुछ छूट देंगे। क्या छूट देंगे? एक आधार है भारत में नागरिकता की प्राप्ति का, देशीकरण या नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का, जिसमें 11/14 वर्ष प्लस 1 वर्ष का प्रावधान है, और प्लस 1 लैंग्वेज। अगर आप 11 साल भारत में रहते हैं, 1 साल लगातार भारत में रहते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सरकार ने कहा आपको 11 साल रहने की जरूरत नहीं है, आप 5 साल अगर भारत में रहते हैं तो 5 साल के अंदर ही आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो सरकार ने कहा ये आपको 5 साल तो रहना पड़ेगा नागरिकता लेने के लिए, इन्हें भी ऐसा सरकार ने कहा, ऐसा सरकार ने कहा, ठीक है। अब मेरे बच्चे, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि भाई सरकार ने क्या कहा। मैंने ये भी बता दिया मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं दी गई, क्योंकि सरकार का मानना है कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र, इनका शोषण होता है। हालांकि वो अलग बात है कि मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में भी शोषण होता है, मुसलमानों का भी, क्योंकि शिया सुन्नी का शोषण करते हैं, सुन्नी शिया का शोषण करते हैं, लेकिन फिर भी इनका तुलनात्मक रूप से ज्यादा शोषण हुआ इन देशों में। इस वजह से बच्चे यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस वजह से यहां पर मेरे बच्चे, यहां पर सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यहां पर छूट दी गई। लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई कि मुस्लिम भारत के नागरिक नहीं बन सकते। भाई मुस्लिम तो बन ही सकते, क्योंकि आपको जब देशीकरण मैंने लिखवाया था, नेचुरलाइजेशन मैंने लिखवाया था, उस समय पर मैंने आपको एक बात कही थी कि दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब अगर मुस्लिम देश के इन देशों के रहने वाले या किसी भी देश के रहने वाले व्यक्ति, इन देशों के मुसलमान भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो उन्हें 11/14 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1 भाषा का ज्ञान, इस आधार पर वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। उन्हें छूट नहीं मिलेगी, बस बन वो भी सकते हैं, ठीक है, बन वो भी सकते हैं बच्चे। क्लियर इतनी बात? और जो आर्टिकल 10 कहता है कि अगर बाई बर्थ इंडियन सिटीजन है, भाई आप मुसलमान भले हैं, आर्टिकल 10 तो आपको भी मिला हुआ है ना। आर्टिकल 10 कहता है जन्म से भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। आपने क्राइम भी किया है, संसद पे हमला भी किया है, तब भी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, भले जेल में आपको डाल देंगे, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 10 गारंटी देता है इस बात की। लेकिन वही है कि आम जनता को तो जानकारी थी नहीं, और हमारे राजनीतिक जो ठेकेदार होते हैं वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, पारसी के हो, यहूदी के हो, जैन के हो, बौद्ध के हो, ये जो ठेकेदार होते हैं, राजनीतिक ठेकेदार, जो नेता कहते हैं जैसे हम, इन्हें तो क्या चाहिए? इन्हें वोट चाहिए, जनता को भड़काना चाहिए। जब तक लड़ेंगे नहीं आपस में, इनके खिलाफ, इनके साथ सिंपैथी कैसे जुड़ेगी? इन्हें लगे, इन्हें जनता को, इस मासूम जनता को जो पढ़ी लिखी नहीं, उसे कैसे लगेगा अच्छा ये व्यक्ति हमारा भला सोचता है? अबे भाई वो भला नहीं सोचता, वो आज तक कौन सी लड़ाई में, कौन से दंगों में वो सामने पिटने गया है भैया? अब पिटवा तो तुम्हें रहा है, वो कुटाई तो तुम्हारी करवा रहा है, झगड़ा तो तुम्हारा करवा रहा है, गधे तो तुम हो जो उसके चक्कर में लड़ रहे हो। भाई कोई भी नेता हो, समझ रहे भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये था आपका, समझे भैया? समझे मेरे बच्चे? तो सीधी सी बात याद रखेंगे, ये 3 देश है, 6 कम्युनिटी है, और आपको ये छूट दी गई है, ठीक है। ये था CAA 2019। क्लियर भैया? वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको ये समझा दिया। एक बच्चा कह रहा है स्लो पढ़ाइए प्लीज। किशन जी नहीं, स्लो नहीं पढ़ा सकते, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते, कहीं और पढ़ाने को मिल रहा है इससे स्लो, तो वहां पढ़ लीजिए, इससे स्लो नहीं हो सकता। जहां तुम्हारा मन करे वहां पढ़ लीजिए, इससे स्लो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इससे स्लो पॉसिबल नहीं है। 3 दिन हो गए नागरिकता चलते चलते स्लो है, ये तेज है। भाई यो के तू गधा है, तेरा दिमाग में जो है चीजें नहीं आती, इसमें मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूं भाई। 99.999 इतने % लोगों को स्लो नहीं लग रहा है, तुझे अकेले को स्लो लग रहा है, इसका मतलब तू सोच भाई। चलो आगे बढ़ते है ना। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा, अब कुछ छोटी छोटी बातें और आपको यहां पर बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं वैसे, है ना। तो NRI है ना, POI और आपका OCI क्या होते हैं, इस पर कभी चर्चा होती तो नहीं, चलो छोड़ो, इसे नहीं पढ़ाता ना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड उतना है नहीं, तो इसे छोड़ते, इस पर इतनी चर्चा नहीं करते, इस पर इतनी चर्चा नहीं करते, ठीक है भैया। अब सीधे बात करते हैं मौलिक अधिकार पे, है ना। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं मौलिक अधिकार पे, ठीक है भैया। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अब सीधे बच्चे बात करते हैं किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे सीधे बात करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स पे, है ना, फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा करते हैं, जिसे आप बोलते हैं मौलिक अधिकार, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप इसे बोलते हैं, भैया क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार इसे बोलते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट आप इसे बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए 100% रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ भैया 101% नहीं 200% रिकॉर्डेड है। सुबह सुबह सस्ता नशा कर लेते हो तो भांग भांग पी लेते हो क्या, मत पिया करो, नुकसानदायक होती शरीर के लिए, है ना, समझे भैया। बता दूं NRI वगैरह बता दूं, चलो बता देते हैं,
चलो बता देते हैं, अब समझिए एनआरआई क्या होते हैं। मतलब ऐसे भारतीय, एक मोटे तौर पर आपको ऐसे बोल के बता देता हूं, है ना, समझे भैया। ऐसे ऐसे भारतीय जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीय पासपोर्ट धारक है, मतलब विदेश में रहते हैं लेकिन भारत का पासपोर्ट उनके पास, वो एक तरीके से क्या हुआ एनआरआई मोटे तौर पर देखा जाए। एक होते हैं क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ये भारत के रहने वाले थे, भारत के नागरिक थे, लेकिन ये बस गए विदेश में। तो उनके जो बच्चे हैं, अब वो कहां के नागरिक है, कोई अमेरिका का है, कोई कनाडा का नागरिक है, कोई मान लेते बच्चे किसी युगांडा का नागरिक है, समझ गए। तो वो नागरिक किसी और देश के, लेकिन उनके परिवार वाले पहले भारत के थे, उन्हें बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआरआई जो अभी भी भारतीय है लेकिन रहते विदेश में, वो एनआरआई। एक होते हैं ओसीआई, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये कार्ड है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है भारतीय मूल के लोगों को कि एक काम करो, है ना, समझ भैया, एक काम करो, ये कार्ड आप रखो, आपको बिना वीजा की, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप ये कार्ड आपने रखा है तो वीजा तो ऐसा होता है कुछ समय के लिए होता है, 1 साल 2 साल। ये कार्ड है ओसीआई, ये कार्ड है जो सरकार के, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है कि काम करो, इस कार्ड को अगर आप ले लेंगे तो आप भले किसी देश के नागरिक हैं, ये कार्ड अपने पास रखिए, भारत का अगर आपके ओरिजिन भारत का है तो भारतीय मूल के व्यक्ति है तो आप जब चाहे तब भारत में आ सकते हैं, कितने भी दिन तक रह सकते हैं, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, जब तक चाहे भारत में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये अधिकार है। हाँ, आप नागरिक नहीं माने जाएंगे, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, सरकारी फैसिलिटी जो गल्ला वगैरह मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया, समझे बच्चे। चलिए युगांडा से है, युगांडा से मेरा ना पहला कोई नाता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई है। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई किसकी मौलिक अधिकार, क्या बात है, ऐसी और नहीं कर रखी मैंने, ठीक है। चलिए भैया मुद्दे पर मौलिक अधिकार की बात करते हैं। आपके मौलिक अधिकार होते क्या बच्चे, सबसे पहले मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट होते क्या, तो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार है वही मौलिक अधिकार कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना, आपका बच्चे कह सकते हैं मॉरल, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए जो कंपलसरी राइट है वही आपके फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के क्या क्या चीजें, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तथा धार्मिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार, है ना, आवश्यक या कंपलसरी राइट, आवश्यक अधिकार, है ना, आवश्यक अधिकार, है ना, वही क्या कहलाते हैं बच्चे, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, है ना, वही क्या कहलाते हैं बच्चे। युगांडा से आपका खास रिलेशनशिप लगता है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी युगांडा की, ठीक है, आगे बढ़े अब, ठीक है। अब बच्चे दूसरी बात मौलिक अधिकार के बारे में कही जाती है कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। क्या बात कर रहे हो, ये क्या है, यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, ठीक है। तो मेरे बच्चे याद रखेंगे ये कैसे अधिकार है, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, इस बारे में आपको पता हो, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है बच्चे, ठीक है भैया, समझे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बच्चे आपसे यहां पर चर्चा करूं, तो बच्चे मतलब देखो, जैसे कोई चीज आपको मुझसे अधिकार चाहिए तो आप मुझसे बार बार सर ये अधिकार क्यों नहीं देते, है ना, सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, सर आप वैसा नहीं क्यों करते, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब मुझे राज्य से अधिकार चाहिए तो मैं राज्य को बोलूंगा मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब कोई चीज मुझे देनी पड़ रही है मतलब वो मेरे खिलाफ है, समझ गए। तो मेरे बच्चे इस बात को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, है ना, इस बात को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस पर बात करते हैं, क्लियर है। चलिए आप हेडिंग डाल दो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उस पर बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या इसे आप कह सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसे देखो, अक्सर क्या करते हैं ना लोग, मौलिक अधिकार सीधा स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल 14 या आर्टिकल 12, कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, आदत खराब है मेरी थोड़ी सी, है ना, क्या करूं, है ना, क्या करूं, है ना, कुछ गाना था ना, मैं हूं आदत से मजबूर, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ है, तो गलती से डेप्थ में चला जाता हूं थोड़ा सा, जबकि उतना जाना नहीं चाहिए। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले कि मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कहां से मानेगी, मुझे बताइए। मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति, एक और बात बता दूं, आज के बाद जब तक मौलिक अधिकार चलेंगे सिंगल क्लास मिस मत करना, एक भी क्लास मिस नहीं करनी, समझे भैया, है ना, एक सिंगल क्लास भी मिस नहीं करनी, याद रखना। क्योंकि मौलिक अधिकार केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में आएंगे, मौलिक अधिकार इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको देश के नागरिक होने के नाते अपने अधिकार पता हो, जीवन में अपने खुद के बचाव के लिए
जीवन में कोई दूसरा आपको दुख ना पहुंचाए, आपके अधिकारों का हनन ना किया जाए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी अधिकार है। क्योंकि मैंने आपसे कहा किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक इन तरीकों के विकास में जरूरी मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो इस वजह से आपको ये मौलिक अधिकार एज ए सिटीजन भी जानने बड़े जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना मौलिक अधिकारों की जो उत्पत्ति है कहां से मानी गई? उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी गई है। ठीक है, ब्रिटेन से मानी गई है, ब्रिटेन से मानी गई है, इस बारे में आपको पता हो। उत्पत्ति कहां से मानी गई मेरे भाई? ब्रिटेन से मानी गई। क्लियर इतनी बात? अब अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं बच्चे, चलो ये तो हमने बात कर ली कि उत्पत्ति कहां से मान ली? ब्रिटेन से। कैसे है ना, कैसे मानेंगे बच्चे ब्रिटेन से उत्पत्ति, है ना? सर जी आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा जी, रजावत जी धन्यवाद मित्र। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं मित्र। मैं खुश हो गया, खून बढ़ जाता है थोड़ा सा मेरा ना, समझे? 250 ग्राम खून बढ़ जाता है जब तो ऐसी तारीफ कर देते हो। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं मेरे भाई, तो मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पर बच्चे ब्रिटेन में उत्पत्ति कैसे मानेंगे? ब्रिटेन के एक राजा होते हैं किंग जॉन, है ना? ब्रिटेन के मतलब 1215 में ब्रिटेन के किंग जॉन के द्वारा अपने मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिनका जो नेचर था वो मौलिक अधिकारों के जैसा था, जिस वजह से उत्पत्ति वहां से मानी गई। आप याद रखेंगे 1215 एडी में, आप याद रखेंगे, है ना? 1215 एडी में ब्रिटेन के किंग जॉन द्वारा जॉन अब्राहम नहीं, किंग जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए जिन्हें फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार माना गया कि भैया आपने जो अधिकार दिए हैं मजदूरों को ये मौलिक अधिकार के जैसे थे। इसी वजह से कहा गया कि उत्पत्ति तो ब्रिटेन से हुई है, वहीं पर दिए गए थे पहली बार अधिकार, इस वजह से उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी जाती है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं, है ना, यहीं पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं, ठीक है, अब चलो उत्पत्ति तो ब्रिटेन से हो गई, इसके बाद विकास पंडित, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें? ये आपकी समस्या भाई, मेरी नहीं है ना, आपकी समस्या है। फोकस करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त, आगे बात करते हैं। तो ये उत्पत्ति ब्रिटेन से मानेगी, सिंपल सी बात। अब इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूं 1789 में फ्रांस में फिर मौलिक अधिकार आते हैं। आप याद रखना 1789 में फ्रांस में, है ना, फ्रांस में आई कौन से बिल के माध्यम से? तो क्या बोलते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन बिल के माध्यम से। क्या बात है, आवाज लड़खड़ा रही है? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन बिल के माध्यम से, है ना, बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। मौलिक अधिकार आप याद रखेंगे, मौलिक अधिकार जोड़े गए। ठीक है, मौलिक अधिकार जोड़े गए। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी गई। उसके बाद फिर मैंने कहा बच्चे कि फ्रांस में मौलिक अधिकार कैसा है, तो फ्रांस की संसद में बिल लाया जाता है जिसका नाम था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस नाम से एक बिल लाया गया, इस नाम से एक कानून लाया गया, इस नाम से एक मतलब आपका विधेयक लाया गया कहां पर? फ्रांस की संसद में। और इस बिल के द्वारा, इस बिल के अंदर ही बात की गई थी मौलिक अधिकारों की, और इस बिल के माध्यम से फ्रांस में मौलिक अधिकार जोड़े गए। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको पता लगेगा थोड़ी देर बाद मैं बिल के नाम क्यों बता रहा हूं। अभी पहले पेशेंस के साथ लिखते रहिए। इसके बाद एक और बात समझनी है कि अमेरिका के मतलब मूल संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख था ही नहीं। तो याद रखेंगे अमेरिका के मूल संविधान में, आप याद रखना अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख नहीं था। फंडामेंटल राइट्स का या मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं। एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट का उल्लेख नहीं था। ठीक है भैया, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका का संविधान था उसके मूल संविधान में, है ना, उसके मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे ही नहीं। मतलब जब अमेरिका का संविधान बना उस समय पर मौलिक अधिकार जैसी चीज थी ही नहीं, उसके संविधान में मौलिक अधिकार पर कोई बात की ही नहीं गई। क्या बात कर रहे हो सर, अमेरिका में नहीं थे? हाँ, सोचिए हमने कहां से लिया? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका के खुद के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे पहले। समझ रहे मेरी बात? तो कब जुड़े अमेरिका में, कब जुड़े? तो याद रखेंगे 1791 में यूएसए में, मतलब यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या कई बार अमेरिका बोल देते हैं। तो यूएसए में बिल ऑफ राइट के माध्यम से, बिल का नाम है बिल ऑफ राइट के माध्यम से, है ना, फंडामेंटल राइट जोड़े गए। मतलब अमेरिका में जो मौलिक अधिकार जोड़े गए, है ना, समझ भैया, अमेरिका में जो मौलिक अधिकार जोड़े गए वो ये बिल लाया गया अमेरिका की संसद में, तब अमेरिका में मौलिक अधिकार जोड़े गए, तब आपके अमेरिका में मौलिक अधिकार आते। ठीक है, भारत में अभी नहीं आए, अभी देखेंगे भारत में कब आए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी बच्चे, इतनी बातें क्लियर होगी। तो अभी मैंने बताया ब्रिटेन में सबसे पहले, फ्रांस में, उसके बाद अमेरिका में। हमने यहीं से लिए थे, उस पर भी चर्चा करूंगा, भैया हमने यहां से लिए थे, कैसे लिए थे, इन चीजों पर बात अभी करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूं बच्चे अमेरिका तक तो पहुंच गए, अमेरिका तक तो बच्चे आपके यहां पर पहुंच गए, है ना। अब बात करते हैं बच्चे भारत में मौलिक अधिकार। अब आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, भारत में मौलिक अधिकार की बात करेंगे। भारत में मौलिक अधिकार की बात करेंगे। भारत में मौलिक अधिकार,
अभी आज हम मौलिक अधिकार जो जहां से लोग पढ़ना शुरू करते हैं वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं अभी तक, और आज पहुंच भी नहीं पाऊंगा, है ना, आज पहुंच भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर आर्टिकल 12 से या 14 से शुरू कर देते हैं, भाग 3 12 से 35 आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा हम नहीं करते, है ना, समझे बच्चे। तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई यहां पर कि, है ना, मौलिक अधिकारों के बारे में कि 1931 के कराची अधिवेशन में, मैंने हालांकि इसमें बहुत ज्यादा मैं जा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी तो आप याद रखना 1931 के कराची अधिवेशन, है ना, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन किसका अधिवेशन है ये? कांग्रेस के अधिवेशन की बात करूं 1931 का, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, है ना, कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, है ना, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, है ना, सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के घोषणा पत्र में, 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 कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या किया भैया, है ना, घोषणा पत्र में क्या किया गया? फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई, मतलब मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई, है ना, चर्चा की गई, चर्चा की गई, आप ऐसा मान के चलिए, है ना, मौलिक अधिकारों की चर्चा आपके यहां पर की गई, है ना। सबने टैटू युगांडा से बनवाया अच्छा, युगांडा से बनवाया, हाँ, मुझे भी अभी पता चला आपके द्वारा। चलो इतनी बातें क्लियर होगी। लेकिन मेरे भाई मतलब सबसे सोचिए, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, और ये जो कराची अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आप याद रखेंगे इस घोषणा पत्र का, है ना, इसका प्रारूप आप याद रखना, इसका प्रारूप, इसका प्रारूप, इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने? जेएल नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया भैया? तैयार किया था, तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इस बारे में आपको यहां से पता, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। सीधी सी बात, आप यहां पर ये याद रखना, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, समझे बच्चे? हाँ जी भैया, इतनी बातें क्लियर दोस्त, इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब अगर बच्चे बात करें, अभी भारत में आया नहीं है, ये तो सिर्फ अभी तो बच्चे शुरुआती दौर की बात चल रही है। अब इसके बाद एक बात आपको समझनी है, यहां पर इसके बाद एक समझनी है कि यहां पर भारतीय संविधान की जब संविधान सभा गठित होती है, संविधान सभा की, है ना, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का गठन होता है। अगर बच्चे इसके बाद में बात करूं आपसे यहां पर, तो जो संविधान सभा है, जो आपका संविधान सभा है बच्चे, जो आपका संविधान सभा है, उस संविधान सभा के अंतर्गत एक समिति का गठन होता है जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का यहां पर गठन हुआ, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इस समिति का अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन थे? सरदार पटेल थे भैया। कौन थे? सरदार पटेल। इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। अब दरअसल ये दो समितियां हैं, देखा जाए अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो समितियां हैं, मौलिक अधिकार समिति है और अल्पसंख्यक समिति, मतलब दो छोटी समितियों को मिलाकर एक बड़ी समिति कहा गया, है ना। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, और ये मौलिक अधिकार उप समिति, इस उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसी में बच्चे आपके यहां पर, इसी के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार उप समिति, यहां पर आपको मिलेगी कौन सा? मौलिक अधिकार उप समिति आपको यहां पर मिलेगी। कौन सा? मौलिक अधिकार उप समिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कौन सा भैया? मौलिक अधिकार उप समिति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं मेरे भाई किसके बारे में? मौलिक अधिकार उप समिति को लेकर बात करूं, इस उप समिति का अध्यक्ष कौन है? इस उप समिति का अगर अध्यक्ष आपसे यहां पर पूछा जाए, इस उप समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन है? तो जेबी कृपलानी आप यहां पर याद रखेंगे। कौन है भैया? जेबी कृपलानी आप यहां से याद रखेंगे भैया। कौन है? जेबी कृपलानी आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और याद रखेंगे इसी समिति की सिफारिश पर, है ना, हरिओम जी, लव यू मेरे भाई। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं, इसी समिति की सिफारिश पर भारत में मौलिक अधिकार जोड़ेंगे, याद रखना, इसी समिति की सिफारिश पर, 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 है ना, भारत में क्या किया गया भैया? भारत में, है ना, फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट को क्या किया गया? शामिल किया गया, शामिल किया गया। आप ऐसा यहां से कह सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के मेरे बच्चे यहां पर आप ध्यान से सुनना, मैंने बताया बच्चे क्या है कि मैंने आपसे बताया कि भारत में मौलिक अधिकारों की चर्चा सबसे पहले की गई थी कहां पर? कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कराची अधिवेशन। छोटी छोटी चर्चा पहले भी होती रही। इसके बाद संविधान सभा में कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी में एक छोटी कमेटी होती है जिसे मौलिक अधिकार उप समिति कहते हैं, ये चर्चा करती है, और फाइनली फिर उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में भी कहां पर है? अब उस पर बात करेंगे, अब उस पर बात करेंगे बच्चे, है ना। अब भारतीय संविधान में कहां पर? उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां पर है? तो बच्चे अब बात करेंगे भाग 3 में। कहां पर भैया? भारतीय संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? भाग 3 में आपको ये देखने को मिलेंगे, भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3। एक बार मोटा सा थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं। मैंने शुरुआती तौर पे आपको क्या कहा कि जो मौलिक अधिकार है ना, ये बच्चे याद रखना मेरे भाई कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मौलिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास अगर करना है तो मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, और इसके लिए इन सब का विकास के लिए जो जरूरी अधिकार है उन्हीं को मौलिक अधिकार कहते हैं। राज्य से लिए जाते हैं तो राज्य के खिलाफ अधिकार इन्हें कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि उत्पत्ति, मौलिक अधिकार जैसी जो चीजें सबसे पहले ब्रिटेन में देखी गई, क्योंकि ब्रिटेन में एक राजा है जो अपने मजदूरों को कुछ अधिकार देता है ना, और वो अधिकार जो दिए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे मौलिक अधिकार हो। फिर मैंने कहा फ्रांस में आए, फिर बच्चे मैंने कहा अमेरिका में कैसे है, अमेरिका में कौन से बिल के द्वारा जुड़ेगी, फिर मैंने कहा भैया भारत में कैसे जुड़ते हैं, भारत में कहां पर चर्चा की, और फिर भारतीय संविधान में जोड़ेंगे, और भारतीय संविधान में कहां पर जोड़ेंगे? भाग 3। अब भाग 3 की चर्चा करेंगे कि भाग 3 को क्या बोलते हैं, किस किस आर्टिकल में है, मैग्ना कार्टा क्या होता है, कितने मौलिक अधिकार है, फिर उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करेंगे आपका आर्टिकल 12 से, ठीक है भैया। तो मेरे बच्चे आपसे जो मैंने कहा कि एक सिंगल क्लास भी आप मिस मत करना, ठीक है।
इस मौलिक अधिकार में से एक सिंगल क्लास भी मिस मत करना, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ना, समझे भैया। ओके, बीएड अच्छी लग रही है, चलिए धन्यवाद मित्र, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप इस बात को वैल्यू देंगे, है ना। और आज की क्लास जो है ना, आज की क्लास मेरे बच्चे यहीं तक रखेंगे दोस्त, है ना। आज की क्लास